हेलो हेलो। शुरू करें। केमिस्ट्री के हम 4-5 टॉपिक लेकर आए हैं आपकी सेवा में। चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में, चलें। पहला ही टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को अभी नहीं लाए हैं, अभी हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है ना। द नेम ऑफ द टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? अब ध्यान दीजिएगा, इधर इधर इधर। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को चला समझ लीजिए। एगो चीज और ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह में कंप्लीट सारा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सारा मैथ रीजनिंग सब टीचर को बोल दिए हैं कि इस सप्ताह में आपका कंप्लीट करवा देंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। द नेम ऑफ द टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा जो कहीं कहीं पर फंसने वाला मामला है ना, उसी को हम लोग इसमें हाईलाइट करने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया भी है। डेली आपको इसका सवाल मिलता होगा टेस्ट में। संश्लेषण अभिक्रिया भी है। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया है, जब ए बी से जुड़ेगा तो क्या बना देगा? ए बी। इसके बारे में कुछ चीजों को आप थोड़ा सा डीप में समझने की चेष्टा कीजिएगा। इसमें एकल उत्पाद बनेगा। आप रिएक्शन पहचान ही नहीं पाते हैं कि यह किस टाइप का रिएक्शन है। उसी पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे आज की कक्षा में। ये एकदम सिंगल उत्पाद बनेगा। आप कहिएगा कैसे? जैसे H2 प्लस O2 बराबर H2O, एकदम सिंगल उत्पाद बनेगा, डबल ट्रिपल नहीं बनेगा। यानी H2O प्लस Cl2 प्लस O2 उस टाइप का नहीं बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये ध्यान रखना, ये को यही रिएक्शन है जिसमें सिंगल उत्पाद बनता है, बाद बाकी किसी में बनता नहीं। नहीं समझा होगा? ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लो कि आपको हम रिएक्शन देते हैं BaSO4, या रिएक्शन देते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बना देता है NaCl प्लस BaSO4। आप कहेगा ये दोनों तो जुट रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। बच्चे कहते हैं कि सर ए और बी जुट रहा है तो यही तो संयोजन है। नहीं, ए और बी का जुटना या ए बी सी डी का जुटना और एकल उत्पाद का देना संयोजन अभिक्रिया। अभी चला तुमको तो मजाक लगता है, हाँ जुट गया संयोजन। एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे ना तो 2-3 ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो मारने में। ऑप्शन देता है 1 2 1 एंड 2, 1 2 3, 2 एंड 3। वहां आपको खोजना एकदम आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान दें। यही एगो अभिक्रिया है जिसमें सिंगल उत्पाद बनता है। तो आप तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिएक्शन दे और उसमें एक एगो उत्पाद बने तो वो कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है या संश्लेषण अभिक्रिया? उम्मीद करते हैं बन गया होगा, समझ गए होंगे। नहीं समझे? ये बताओ, ये संयोजन अभिक्रिया है क्या? नहीं है तो हटा देते हैं। और जब कोई चीज संयोग करता है तो कुछ देता है, कुछ देता है मतलब ये कौन अभिक्रिया है? अब अगर दोस्त मेरे आपको कहे कि बताइए संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या है, हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, वो कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। आप पहचानने में दिक्कत होगा क्योंकि यही एकमात्र रिएक्शन चला है ये है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। बोले वह नहीं करेगा। और ये उस्मा छेपी है कि सोसी है? जल्दी से लिख।
हो गया, जल्दी लिख। संयोजन अभिक्रिया में कैसा उत्पाद बनेगा? एकल उत्पाद। तो पहचान लीजिएगा ना, उसमें क्षेपी होगा कि शोषी होगा? क्षेपी हो। बढ़े? बढ़े? अब देखो, एक होता है वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? कौन अभिक्रिया है? अपघटन। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटन। इसमें सिंगल उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। एक उत्पाद, हाँ, उत्पाद का मतलब यहां प्रोडक्ट है। एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता। जल्दी। एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। एक अभिकारक दो या अभिकारक कितना होगा इसमें? रिएक्टेंट एक होगा कि दो होगा? एक होगा, तब वो टूटेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कौन अभिकारक? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। बताओ, चला चीनी को टूटना है तो वियोजित होना, तो उसमें लेगा कि देगा? देगा। लेगा, गरमाएगा तब ना टूटेगा। तो कहते हैं दोस्त मेरे, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? कौन अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बाप रे, बहुत स्लो लिखते हैं जी आप लोग। अरे बाप रे बाप। कौन अभिक्रिया है ये? उष्मा शोषी। अब देखो, चला लात खा जाएगा, आगे में बैठल है, हंसता है। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? लाओ, व्हाट्सएप खोल के तो नहीं देना, व्हाट्सएप खोल के दो ना। लाओ न रे, अरे व्हाट्सएप खोल के दो ना, हम देख लेंगे। लाओ, खोलो। अरे बहुत मार मारेंगे। स्टैंड अप। और चला, हाथ नहीं चल रहा है और एक लाइन को 3 बार देख के लिख रहा है, कर मतलब ये कहीं फसल है। बोल के लाओ। अभी फिर तो मेरा गुस्सा नहीं देखा है, अभी मेरा पासवर्ड ही नहीं याद आ रहा है। उसको क्या डिलीट कर रहा है? उठ 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 उठ। उसको उसको कहे, एकरा में पूरा हाथ चल रहा है, लिखने में अगर हाथे नहीं चल रहा है, एकरा में पूरा ऐसे से। अरे बा, अरे बा, चट्टा चटमल। खोल के दिखाओ, अभी सबको दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे जब हम लोग का तो बाल नहीं है तो टोपी लगाते हैं, अगर बाल है तो यही टोपी। स्टाइल 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 बाबू भाई, स्टाइल। चट्टा, पढ़ने आया तू यही सब। ये वो लाइन ही लिख रहा है चला, बहुत मार मारेंगे अभी तो, चिन्ह मारेंगे, फुटबॉल बना देंगे।
चुट्टा एकरा 3-5 बार देखा है एकरा ही, हाथे नहीं चल रहा है, चुरवा है सब। अरे चला हम लोग एक बार में देख के बता देंगे कि कुकर्म कर रहा है। बैठो, क्लास के बाद थोड़ा हम बतियाते हैं। चला वो कैसे लिख रहा है देखो, ये एक क चुट्टा चुरवा। एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सही है, ऊष्माशोषी। ये जो है दोस्त मेरे, वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का दूसरा नाम क्या है? अपघटन। नेक्स्ट, अब देखना, इसका एग्जाम्पल है जो तुमको एकदम खूब पूछता है। एक तो CaCO3, ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। दूसरा लेड नाइट्रेट PbNO3 सबसे ऊपरे में था। माई बाप को रखो ना सबसे ऊपर में, अभी लतिया आएंगे थोड़ा रुकना। अकेले में काहे दिखाएगा, यहां सबके सामने देखेंगे। लेड नाइट्रेट PbO प्लस NO2 प्लस किसमें टूटेगा? O2 में। बोलो हाँ, जल्दी लिख। कतई अब कभी आगे नहीं बैठेगा, गारंटी है। कैसे पकड़ लेते हैं? देखो चला, ई है लेड एसीटेट। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है लेड एसीटेट कि बताइए लेड नाइट्रेट के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं? लेड एसीटेट का। चला आंख में दिखता, बोलो ना, हम ये लड़की लोग में भी कई गो के है, कई गो के नहीं है, हम देख के बता देंगे। छोड़ो अब, काहे केकरो परेशान, सब काम करो चला, लेकिन पढ़ाई एकदम ध्यान से करो। लेड नाइट्रेट के बदले हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? लेड एसीटेट का। क्लियर है? आज हम चला सिर्फ उन पहलुओं पर ध्यान देंगे जो पहलू हमारा केमिकल रिएक्शंस में छूट रहा है। लेड नाइट्रेट के बदले किसका उपयोग करते हैं? लेड एसीटेट। तीसरा रिएक्शन है जब अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसको जब आप गर्म करते हैं तो ये बन जाता है N2O प्लस क्या रे? H2O। अमोनियम नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो ये बन जाता है N2O प्लस H2O। बढ़े, NH4NO3 N2O प्लस H2O में बट जाएगा। हो गया? अब आ जाओ दोस्त मेरे, विस्थाप। उष्मा छेपी उष्मा शोषी तो जानता होगा, जे उष्मा देगा उष्मा छेपी, और जे उष्मा लेगा। तो दोस्त मेरे उष्मा छेपी थोड़ा सा पढ़ लो ना तो गड़बड़ा जाएगा। उष्मा छेपी हम हमेशा बच्चों को बताते हैं, उष्मा छेपी होता है जब अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, सीमेंट, ये सब जब जल से अभिक्रिया करेगा ना, ये उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा, उष्मा देगा। अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, सीमेंट, ये सब जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? चूना। ये सब उष्मा छेपी अभिक्रिया है। हो गया? अब देखो चला, एगो जो आप नहीं पढ़े उष्मा शोषी फिर नहीं पूछेगा।
सोडियम, एक होता है विद्युत अपघटन विधि। कौन विधि? विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम जैसे धातु का निष्कर्षण करते हैं। जैसे धातु का क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम जैसे धातु का निष्कर्षण करते हैं। फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण। सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण, फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण। और ये जो चला हेबर विधि है, हेबर विधि से क्या बनाते हैं? लेकिन दोस्त मेरे इसका ध्यान रखना, हेबर विधि से अमोनिया बनाते हैं और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। N2 जब H2 से अभिक्रिया करेगा तो NH3 दे देगा। कौन उत्प्रेरक की उपस्थिति में? आयरन चूर्ण की उपस्थिति में, याद रखना। और हेबर विधि से अमोनिया बनना उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय जानते हैं ना? उत्क्रमणीय मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर क्या बनेगा? रिएक्टेंट बनेगा। और हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए किस चूर्ण का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं रे? हेबर विधि से जो अमोनिया बनाते हैं इसमें कौन चूर्ण का प्रयोग करते हैं? आयरन चूर्ण का। हाँ जी, ऊपर कर दें। हो गया? अरे हुआ। कितनो तुम जल्दी लिखेगा तो मोबाइल तो बाबूजी के पास अब जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत कैसे रहेगा? तुम जैसे नालायकों से किसी को कोई दिक्कत हो सकता है? कुछ नहीं है, सबके सामने खोल दो ना। क्या है, अब मेरा मोबाइल है, कोई देख लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो है। खाली कुछ नहीं करना है, बाबूजी को फोन कर कहना है कि आपका बेटा जो है ना बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। इस बार नोबेल इसी के नाम है। 5 नंबर में आते हैं दोस्त मेरे, विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करोगे तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का। कौन कौन? एकल विस्थापन और कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम कौन अभिक्रिया है? कौन अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? अब देखो, एकल विस्थापन में ए बी से अभिक्रिया करेगा, ए बी सी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी दे देगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा, ए सी या प्लस क्या दे देगा? बी डी। जल्दी, ए सी प्लस क्या दे देगा? बी डी। दो को विस्थापित होगा, यहां देखो, बी भी विस्थापित होगा, सी भी विस्थापित होगा। ए बी सी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी देगा। और ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस क्या देगा? बी डी। देखो अभी लिख के तैयार है। हो गया? अरे छोटा
अरे हुआ। अब देखो, अगर हम, आपके पास शायद एक क्वेश्चन भी होगा, बेरियम क्लोराइड वाला एक क्वेश्चन है, दिए हैं कि नहीं? एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, होगा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला। Na2SO4 अब प्लस BaCl2, ये देता है BaSO4 अब प्लस NaCl, और ये सफेद अवक्षेप है। क्या है ये? सफेद अवक्षेप है। Na2SO4 BaCl2 से विक्रिया करेगा, BaSO4 प्लस NaCl दे देगा, और ये BaSO4 कैसा अवक्षेप है? सफेद। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, अवक्षेपन भी है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे देगा तो क्या मारेंगे? अवक्षेपन। क्या मारेंगे? एगो क्वेश्चन पूछता है विद्युत अपघटन से, दूसरे क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर में, अगर हम आते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा या अपघटन में प्रकाशीय अपघटन की अगर हम बात करें, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन अपघटन का ही एक प्रकार है। तो प्रकाशीय अपघटन में राते में क्वेश्चन था, AgCl2 प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देगा? Ag प्लस 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 2Cl माइनस, और इसका रंग कैसा होता है? स्लेटी रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? स्लेटी। एगो विद्युतीय अपघटन है जिसमें जल का होता है। विद्युतीय अपघटन की अगर हम बात करें, विद्युतीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन होता है जब H2O इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये बन जाता है H प्लस प्लस OH माइनस। इसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय अपघटन। क्या कहते हैं इसको? विद्युतीय अपघटन, जब H2O H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। हाँ, तो यहां पर 2Cl माइनस नहीं है रे, हो गया। जब विद्युतीय अपघटन में H2O किस में टूट जाएगा? H प्लस प्लस OH माइनस में। अगला 7 नंबर चलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जानते हैं? ये तो सबको पता होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल, इसी को निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा और लवण प्लस क्या बना देगा? जल। लवण प्लस क्या बना देगा? जल। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा और लवण और जल। एक मिनट एक मिनट, इसको पहचानने का कैसे पहचानिएगा? आप ध्यान दीजिएगा, यहां अधिकतर जल, अगर एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट जल हो तो 99% चांस है वो अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया होगा? उदासीनीकरण, जल ली। अगर एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट जल हो तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या हो? जल हो, तो वो कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। सही है, तो पहचान लीजिएगा। सिंगल प्रोडक्ट होगा तो कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। और रिएक्टेंट में अगर सिंगल प्रोडक्ट होगा तो वियोजन अभिक्रिया। और अगर प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट के बाद जल हो तो वो अभिक्रिया कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखो 8वां है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? जब NaCl H2O से अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। इसको कहते हैं दोस्त मेरे क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि यहां क्लोरीन है
और यहां OH है तो क्षार है, इसको कौन अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों कहते हैं? क्लोरीन है और ये क्या दे रहा है? क्षार। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लियर है? अरे बोल लो। अब देखो चला, संपर्क विधि से क्या बनता है? संपर्क विधि से बनता है H2SO4। अब फेन उत्प्लवन विधि से अभी तुरंत बताएं, कौन? सल्फाइड एस। हेबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया। हेबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो कौन अभिक्रिया? संयोजन। एक रिएक्टेंट टूटेगा, सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा, वियोजन। एक प्रोडक्ट के अलावे जल होगा, कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण। एगो गुण और जान लो अवक्षेपण का। अवक्षेप की अगर हम बात करें तो अवक्षेप में बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप कैसा होता है? सफेद। लेड आयोडाइड का अवक्षेप कैसा होता है? पीला ना। लेड आयोडाइड का अवक्षेप कैसा होता है? पीला। और अवक्षेप कैसा होता है? ठोस। ठोस रूप में होता। बताओ, ठोस यानी पत्थर से कभी गैस निकलेगा? तो अवक्षेप से गैस नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? गैस नहीं निकलता। गैस नहीं निकलता। और यह अघुलनशील है जल में कि घुलनशील है? जल में अघुलनशील है। एगो चीज और ध्यान रखना, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप कहते हैं CaOCl इंटू Cl, फीका पीला पाउडर है। कैसा पीला पाउडर है? फीका पीला पाउडर है। आंशिक रूप से जल में घुलनशील है। आंशिक रूप से जल में घुलनशील है। कैसा पाउडर है? फीका पीला। कौन गैस देता है? अरे कौन गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। अच्छा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गन। हो गया? ब्लीचिंग पाउडर जल में पूर्ण रूप से कि आंशिक रूप से? आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं। बढ़े? अरे बढ़े हो? अरे बढ़े हो? अब बताइए। ये बोला नहीं रे, 1 घंटा से लिखेगा तो यहां हम बैठल रहेंगे। जल्दी जल्दी लिख ना। बताओ, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट किसके किसके बीच अभिक्रिया हो रहा है? PbNO3 हॉल 2 प्लस किसके बीच? लेड आयोडाइड। आप पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड ना, ये बना देता है दोस्त मेरे PbI2 प्लस KNO3। PbI2 कैसा रंग होता है? पीला अवक्षेप देता है। और हम बोले हैं लेड नाइट्रेट के बदले क्या यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? लेड एसीटेट। अब बताओ क्या होगा? लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। क्वेश्चन एक कह रहा है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच जब अभिक्रिया होता है, पोटेशियम आयोडाइड के बीच जब अभिक्रिया होता है, क्या
के बीच जब अभिक्रिया होता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयुक्त किया जा सकता है? बताएं। अभी लेड नाइट्रेट के समान ही कौन है? लेड एसीटेट। अगर आप क्लास के पहले सेकंड से जुड़े होंगे तो सही है। व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल। एनसीईआरटी में चला ही दिया हुआ है। तापीय अपघटन ये भी बताएं। अब बताओ NH4NO3 इसको जब तापीय अपघटन करवाओगे तो क्या आ जाएगा? N2O प्लस H2। व्हाट इज द आंसर? बताएं ना अभी। ए की बी की सी। देखो तापीय अपघटन अपघटन कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट है कि मल्टीपल, सिंगल रिएक्टेंट है कि मल्टीपल रिएक्टेंट है? सिंगल रिएक्टेंट। आंसर HNO3। इतना से हम बोले एक प्रोडक्ट के साथ अगर जल हो कौन अभिक्रिया? अपघटन होगा नहीं क्योंकि यहां सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए था। बोलो। संयोजन होगा नहीं क्योंकि इस साइड सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए था। बताओ तो अपघटन में रिएक्टेंट में सिंगल प्रोडक्ट, अब संयोजन प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? अगर अपघटन होगा तो इस साइड में सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा और संयोजन होगा तो जुट के सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां तो संयोजन मेन समस्या क्या है? चला इसको बच्चा पढ़ तो लेता है, इक्वेशन का एक पहचान ही नहीं पाता, वो कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि उसको KNO3 के बारे में पता नहीं है कि लवण है। हम तुमको ई तो पता है, तुमको OH है क्षार है, HNO3 अम्ल है, लेकिन हमेशा अम्ल और क्षार जुट के यही थोड़े देता है, अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। आप खाली ये देखिएगा एक प्रोडक्ट के बाद अगर जल है तो वो कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। रेडॉक्स तो अम्लीय, ऑक्सीकरण अपकरण दोनों अभिक्रिया। अगला टॉपिक यही पढ़ना है हम लोगों को, बता देंगे वहां। कौन सी धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सही है, लिखा भी दिए हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देगा? अरे क्या बना देगा? PaSO4 प्लस NaCl। बताओ क्या होगा? हम बोले थे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ये तो सफेद अवक्षेप न देता है। हम अभी आपको क्या पढ़ाएं कि सफेद अवक्षेप देता है, अवक्षेपन अभिक्रिया है, लेकिन ये एक प्रकार का अवक्षेपन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी तो है। व्हाट इज द आंसर? सी। अगर अवक्षेपन रहता तो पहला ऑप्शन की दूसरा ऑप्शन? पहला ऑप्शन क्या होता? अवक्षेपन। अवक्षेपन नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां बता अवक्षेपन होगा कि द्विविस्थापन होगा? अवक्षेपन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर रहता तो क्या मारते हैं? अवक्षेपन। दैट इज द रेडियो एक्टिविटी। कौन एक्टिविटी चला? इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। रेडियम किस खनिज का है? पिंच ब्लेड। यूरेनियम भी किसका है? लिख लो। जो इंपॉर्टेंट तुमको परेशान करेगा वही हम लिखे हैं। हेमेटाइट तो सबको पता है, चूना पत्थर, कैल्शियम CaCO3, इस सब का जरूरत नहीं है। रेडियम किस खनिज के प्रयोग से प्राप्त होता है? पिंच ब्लेड। एक चीज और ध्यान रखना, थोरियम से क्या प्राप्त होता है? अरे थोरियम से क्या प्राप्त होता है? मोनोजाइट। थोरियम से क्या प्राप्त होता है? मोनोजाइट। अब बताओ मैग्नेट किसका बना होता है? कितना बार बोले हैं? मैग्नेट लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट से बना होता है, दैट इज Fe3O4। थोरियम मोनोजाइट। मैग्नेट किसका बना होता है? मैग्नेटाइट का। मैग्नेट किसका बना होता है? मैग्नेटाइट का। मैग्नेट किसका बना होता है? मैग्नेटाइट का।
कार्बन डेटिंग, निम्न का निर्धारण, जीवाश्म। बोलो। अच्छा बताओ, जीवाश्म होता है ये पुराना है, तो ये गैर नवीन है कि नवीन है? हाँ, गैर नवीन है। गैर नवीन है मतलब परंपरागत है। अरे बोलो। ऑक्सीजन पर्याप्त रहेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन अपर्याप्त रहेगा तब, अपर्याप्त रहेगा तो क्या दे देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ, पेट्रोलियम जो है इसको चट्टान का तेल कहते हैं, कोयला को जीवाश्म ईंधन कहेंगे। कोयला को क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता किससे लगाते हैं? कार्बन 12 की कार्बन 14? आज बताओ, कार्बन 12 से क्या करते हैं? कैंसर का, वो तो कोबाल्ट से करते हैं। ये बताएगा कार्बन 12 का यूज। कार्बन 12 का उपयोग किसी पदार्थ के द्रव्यमान को निकालने के लिए करते हैं। लिख लो, किसी पदार्थ का द्रव्यमान निकालने के लिए करते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान निकालने के लिए करते हैं। कार्बन 14 का उपयोग कहां करते हैं? जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। और जीवाश्म जो है गैर परंपरागत है, समाप्त, परंपरागत है, समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये दोस्त मेरा समाप्त हो जाएगा। आ रहा है रे तोर मैसेज? हाँ, करण नहीं सर, अभी घर में लोग हैं। हाँ, रात में ब्रेकअप हुआ है। ये ब्रेकअप कुछ होता है रात में, रात रात जब होने लगता है 3-4 बज जाता है, नींद लगता है, लोग ब्रेकअप कर लेता है। अब भोरे फिर शाम होते होते 4 बजे तक जो है सब एक दूसरे की जरूरत है, कोई उपाय ही नहीं है। हो गया। कार्बन 14 से जीवाश्म की उम्र का पता, और कार्बन 12 किसी पदार्थ का द्रव्यमान निकालने के लिए उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 12। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हाल ही में इस सब चला नया टाइप का क्वेश्चन है। कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता के रूप में जाना गया? गुरुत्वाकर्षण तरंगों की का पता। यह कंप्लीट नए तरीके से पता लगाया गया है और नया चीज है। पता, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? इसको चला, इसे याद करने का इसका एकदम सिंपल सा तरीका है कि आप दैनिक जीवन की चीजों से इसको याद कीजिए। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर, आयोडीन घेघा रोग के उपचार, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, कोबाल्ट से क्या होता है? कैंसर, सोडियम से ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, सोडियम से रक्त का थक्का का पता, और आर्सेनिक से ब्रेन ट्यूमर। तुमको दुए को परेशान करेगा, एगो सोडियम आएगो कौन? आर्सेनिक। सोडियम से लिख लो रक्त का थक्का, यही बच्चा को याद नहीं रहता, यही पूछता है। रक्त का थक्का का पता लगाते हैं। आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन ट्यूमर का पता, ब्रेन ट्यूमर का पता। ब्रेन ट्यूमर का पता कौन? कौन रे? आर्सेनिक। किसका पता लगाता है? ब्रेन ट्यूमर का पता कौन लगाता है? आर्सेनिक। देखो, यूरेनियम ऐसे भी नाभिकीय रिएक्टर में कभी कभी कहेगा तुमको, नाभिकीय रिएक्टर का ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235। यूरेनियम में भी यूरेनियम 235। कभी कभी क्वेश्चन कर देगा, नाभिकीय रिएक्टर के कोर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ईंधन को ही कोर कहते हैं। ईंधन को ही क्या कहते हैं? कोर। लिख लो, नाभिकीय रिएक्टर के, नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन या कोर में
नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन या कोर में, ईंधन को ही क्या कहते हैं, कोर में किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यहां लिखो दिया, रिएक्टर या कोर में किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अच्छा आपको कह दे, बताओ परमाणु बम में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पहला यूरेनियम 235 का, इससे बढ़िया है यूरेनियम 238 का। बताइए किसका उपयोग करेंगे? ऑनलाइन वालों बताओ, ए नंबर की बी नंबर? कितने लोग ए बी के फेवर में है? रेज योर हैंड। और ए के फेवर में? ए इज द राइट आंसर। क्यों? ये 238 है इसलिए मर रहा है। 235 क्योंकि इसको समृद्ध यूरेनियम कहते हैं, क्योंकि इस पे धीरे से भी न्यूट्रॉन का अटैक की जगह ये बेरियम और क्रिप्टन में क्या होगा, टूट जाएगा। इसको समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। लिख लो, समृद्ध यूरेनियम। समृद्ध यूरेनियम किसको कहते हैं? जिसपे न्यूट्रॉन से धीरे से भी अटैक करेंगे तो वो किसमें टूट जाएगा? बेरियम और क्रिप्टन में। लिखा? किसमें टूट जाएगा? बेरियम और क्रिप्टन में। कौन? समृद्ध यूरेनियम। एगो चीज और ध्यान रखना चला इसी चैप्टर में, हम बार बार बताते हैं, जितना बम है वो सब अनियंत्रित है कि नियंत्रित है? जितना बम है अनियंत्रित है। और ये हाइड्रोजन बम की अगर बात करोगे तो नियंत्रित की अनियंत्रित? अनियंत्रित कौन अभिक्रिया? संलयन की विखंडन। और अगर वही परमाणु बम अणुबम एक के है, परमाणु बम कह दे, अणुबम कह दे, नाभिकीय बम कह दे, नाभिकीय बम कह दे, इस सब अनियंत्रित विखंडन की नियंत्रित? अनियंत्रित विखंडन। हम वैसे सभी चीजों को चला इस आगे के चीजों में बताएंगे 3 क्लास और में, जिसमें आपका जो आपको दिक्कत करेगा, जहां जहां आपको परेशानी है, वो सारी चीजों को हम आगे की कक्षाओं में बताएंगे। जितना बम है सब अनियंत्रित की नियंत्रित? आप बताओ तो। सूर्य में संलयन की विखंडन, ये सब तो पता है ना। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन। क्लियर है? कल हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले सेकंड से जुड़ने का, नहीं तो फिर जुड़ के कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बीच में जुड़िएगा तो 9:05 में क्लास लाइव हो जाता है। कहते हैं सफलता इतनी खामोशी से करो, सफलता मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या करे, शोर मचा दे। इसलिए दोस्तों ने खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए सब लोग, लगो जल्दी से। बैठ जाइए लगाओ। चलो द्विघात समीकरण बीजगणित होगा आज। 3 क्लास और है। कितना क्लास? 3 क्लास। और 3 क्लास में हमें करें शुरू। देखो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है? x का अगर मान, वैसा मान
बात पे ध्यान दो, x का वैसा मान जो इस समीकरण में रखने पर इस पूरे समीकरण का मान 0 आ जाए, तो उसे कहा जाता है जीरोज या रूट्स या मूल या x का मान। तो x का मान यहां पर देखो, x का मान निकालने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य नियम का इस्तेमाल करते हैं। एक आता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और कभी कभी बिना इसका इस्तेमाल किए हुए भी हम लोग मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका एक मान, एक तो प्लस होगा, दूसरा मान क्या होगा, माइनस होगा। अल्फा प्लस बीटा, एक मान को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, दूसरा मान को बीटा। असल में एक्स का ही वो मान है, एक अल्फा, और बीटा जो है वो असल में एक्स का ही दूसरा मान है। लेकिन चूंकि x का ही दूसरा मान है तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिखने के लिए अल्फा और बीटा मान लेते हैं, बाकी अल्फा और बीटा कुछ है नहीं। यहां पर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं -b/a, और अगर मूलों का गुणनफल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, c/a। c कहां दिख रहा है, a कहां है, b कहां है, दिख रहा है। अब अल्फा और बीटा अगर दिया हुआ रहे और फिर से समीकरण बोले कोई निकालने के लिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अल्फा और बीटा दे दिया जाए और बोले कि इसका समीकरण निकालिए, तो क्या लिखोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल गुना x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये हो गया। दूसरा चीज ध्यान से सुनो, अब इस पे ध्यान दो, इस पे ये हमारे पास जो है b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विविक्त कर, हिंदी में क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, विवेचक। ये जो b² - 4ac है, बात पे गौर करना, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए, किससे छोटा हो जाए, 0 से, तो 0 से छोटा होगा तो ये माइनस में होगा, किसमें होगा, और माइनस का स्क्वायर रूट निकालोगे तो काल्पनिक संख्या आएगा। संख्या कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो अगर ये माइनस में आ गया तो माइनस का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये काल्पनिक कहलाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि कभी भी b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक। रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक। रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक। दूसरा कंडीशन, अगर b² - 4ac ये बराबर हो जाए 0 के, किसके बराबर हो जाए, 0 के। अगर यह 0 के बराबर हो गया तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। तो +0 करो चाहे -0 करो, होगा तो ये वास्तविक, क्या होगा ये, और +0 करोगे वही रूट आ जाएगा, -0 करोगे वही रूट आ जाएगा। तो b² - 4ac बराबर अगर 0 आ गया तो इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि +0 करो चाहे -0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, अगर b² - 4ac यह 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो अगर 0 से बड़ा होगा तो ये वास्तविक। लेकिन एक बार प्लस होगा तो दूसरा मूल आएगा, एक बार माइनस होगा तो दूसरा मूल आएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर b² - 4ac ये 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक, और दोनों मूल क्या होंगे, असमान। यही तीन कंडीशन आएगा। कितना कंडीशन आएगा, तीन कंडीशन। तो b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, काल्पनिक। b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा तो यह वास्तविक भी होगा और दोनों मूल असमान होंगे। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से।
और 80 से 90% क्वेश्चन जो भी पूछा है वो इसी से पूछा है। बात आ रहा समझ में? चलो 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। नहीं हुआ? अरे हुआ ये। क्या सा पॉइंट बताए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण है। हमने कहा कि x का वह मान जो यहां पर रख दोगे इस समीकरण में तो पूरे समीकरण का मान 0 आ जाएगा, तो उसे कहा जाता है x को या तो जीरोस बोलते हैं या मूल बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं। तो x का श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य हमारे भारत के गणितज्ञ थे जिन्होंने मूल निकालने का एक फार्मूला दिया था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हमने कहा कि दूसरा भी तरीका से मूल हम लोग निकाल लेंगे। मूल का योगफल अगर निकालना होगा, मूलों का योगफल अगर निकालना होगा तो ये हो जाता हमारे पास माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल निकालना होगा तो ये हो जाता सी बाई ए। अगर दो मूल अलग अलग दिए हुए अल्फा और बीटा तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? 0। फिर हमने ये समझाया कि इसे कहा जाता विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर अगर माइनस में आएगा, माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा, तो माइनस में कोई भी संख्या अगर आ रहा रूट के अंदर तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हमने कहा कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है अगर 0 से छोटा आ जाए तो इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक। दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए तो इसके मूल होंगे वास्तविक, लेकिन दोनों होंगे समान, क्योंकि 0 को जोड़ो चाहे घटाओ मान तो सेम ही रहना है, समान। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ जाए तो मूल तो होंगे इसके वास्तविक, लेकिन होंगे दोनों क्या? असमान। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 कि मूल की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति क्या? देखो मूल वास्तविक और समान इस टाइप से दिया हुआ है, तो सबसे पहले जैसे ही बोला वास्तविक और समान वास्तविक समान, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या करेंगे जल्दी बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac और पता लगाएंगे ये 0 से छोटा है या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो बी स्क्वायर हमारे पास 6 का स्क्वायर करोगे 6 छा के 36 माइनस 4 ए के जगह पे क्या है 3 और सी के जगह पे क्या है -5 ना, तो 4 तिया 12 12 पंचे 60। ये प्लस में आया कि माइनस में? दोनों को जोड़ दोगे ये 96 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो जब 0 से बड़ा होगा तो तीसरा कंडीशन है, और तीसरा कंडीशन होगा तो वास्तविक मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान यानी अलग अलग। अच्छा, मूल वास्तविक और क्या है? असमान। मूल वास्तविक और अलग है, ये भी तो सेम ही है जी, ये भी ठीक है ना? चलो लिख लो इसको, असमान और कुछ। मूल वास्तविक और क्या है? असमान। ऑप्शन में कोई डिफरेंस? ये देखो हमें तो लग रहा है कि मूल वास्तविक और अलग है, तो वो बात वही हो गया ना? है बात वही हो गया, ठीक है। हालांकि ये यहां पर या तो टाइपिंग मिस्टेक होगा और कुछ नहीं होगा। अरे लिखो, बात समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? एक कौन भारी बात बता दिए? अगले 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ है कहां? बताओ जल्दी से। मूल समान है, क्या बोला? तो मूल समान है, कब मूल समान होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हो? तो यहां पर बी के जगह पे क्या है? ए। बी के जगह पे ये वाला भी मत लिख देना। अरे बात समझ में आ रहा है? ये किसके जगह पे लिखोगे? बी के जगह पे क्या लिखोगे? 1। यहां लिखोगे 1 का स्क्वायर। 4ac को बराबर के उस तरफ भेज दो। 4 ए के जगह पे क्या लिखोगे? ए इंटू सी के जगह पे क्या लिखोगे? सी के जगह पे लिखोगे बी। ये आ गया हमारे पास 1/4 बराबर किसके आ गया? ए इंटू बी के। आंसर कौन सा होगा? ए।
बोलो इसमें कोई दिक्कत? जैसे बोला मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। बी के जगह पे 1 है और सी के जगह पे बी है, इस बात का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि बोल दिए थे सर बी तो ये वाला बी उठा के रख दिए, फिर गड़बड़ हो जाए, नहीं हो जाएगा जी। चलिए आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन। ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं। तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b तथा ए बी है। देखो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे पास पहला जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या है 2 और बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। मूल निकालना है तो मूल निकाल करके भी बना सकते हैं। देखो ध्यान से, मूल कैसे निकाला जाएगा इसको सीखो। मूल ऐसे निकाला जाएगा, इसके आगे में क्या है? 1, इसके आगे में क्या है? 1 और इसके आगे में भी क्या है? 1। इस दोनों को आपस में गुना करो, ए और सी को आपस में गुना करो, -2। क्या आ गया? -2। अब ये जो हमारे पास 1 है इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि जोड़ने पर तो +1 आए लेकिन गुना करने पर -2 आए। हम बोलेंगे बिल्कुल कर देंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस, तो 2 में से 1 गया तो क्या आया? 1, और 2 को -1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? -2। ये हमने पहला स्टेप में क्या निकाला, बात समझ में आया? 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप था हमने कहा कि इस दोनों को आपस में गुना कर दो, -2। यहां पर क्या है? +1। इस 1 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि जोड़ने पर +1 आए और गुना करने पर -2 आए। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, साइन को कर दो चेंज, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस। और तीसरा स्टेप, कॉफिशिएंट से कर दो डिवाइड। कॉफिशिएंट 1 है, कॉफिशिएंट इसको कहा जाता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। डिवाइड कर दोगे 1 से, नहीं भी करोगे तो काम चलेगा। एक्स का 2 मान निकल चुका है, एक मान है -2 और एक मान हमारे पास क्या है? 1। क्या कुछ बात आया समझ में? तो मूल जब निकल गया तब बोला है एक और समीकरण है, एक और समीकरण है जिसका एक मूल मान लेते हैं हम लोग अल्फा। एक मूल है 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस क्या है? 1/b। और a का मान हमारे पास क्या आया है? -2। और b का मान क्या आया है? अरे इसी के बारे में बोला था ना जी अभी। तो a का मान अगर -2 रखोगे, यहां पर रखोगे माइनस, ये हो जाएगा 1/2 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/b। क्या 1/1 है क्या? तो 1/1 में से 1/2 को घटाओगे तो क्या आ गया? 1/2। दूसरा मूल बोला है अल्फा इंटू बीटा, a इंटू बी। दूसरा मूल हमारे पास है -2 इंटू 1। ये बराबर किसके होगा? -2 के। अब बताओ कि किसी भी समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, कैसे समीकरण लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक मूल निकला है 1/2, दूसरा मूल निकला है -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे, 1/2 में से -2 को घटाओगे तो क्या ये -3/2 आएगा क्या? इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -2 को -1/2 2 से गुना करेंगे, क्या ये हमारे पास -1 आ जाएगा क्या? अब यहां पर नीचे में जो हमारे पास है ये 2 है, दोनों तरफ हम 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही 2 से गुना करोगे तो यह आएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, 2 से गुना करोगे तो -2 बराबर क्या आ गया? 0 के। तो आंसर आ गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। हमने यहां पर क्या बताया? मूल निकाल करके। हमने क्या बताया? मूल। एक और तरीका बताते हैं, मूल निकालना था हमें सिखाना था इसलिए हम इसको निकाल के बताए, लेकिन दूसरा भी तरीका लिखते हैं, जल्दी से पहले इसको लिख लो।
मूल कैसे निकाले, समझ में आया? मूल का इस्तेमाल हम लोग यहां पर रख करके कर देंगे। दूसरा तरीका बोल रहे हैं कि मूल ऐसे ना निकाल के दूसरा तरीका से कैसे निकालते हैं। देखो समीकरण कैसे निकालते हैं, लिख लिया। देखो क्वेश्चन दो पार्ट में है। क्वेश्चन कितना पार्ट में है? दो पार्ट में। कहा जा रहा क्या कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर क्या है? 0। इसके दो मूल हैं, एक मूल का नाम है ए और दूसरे मूल का नाम क्या है? बी। ठीक है, हम बोलते हैं इसके मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल क्या होगा? तो बोलोगे 1/1 होगा। अरे बोलो माइनस बी बाय 1, -1 बटे क्या आ जाएगा? 1। और मूलों का गुणनफल क्या होगा? जल्दी बोलो। सी बाय, तो -2 आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बोला है कि एक नया समीकरण बनाइए जिसका एक मूल है 1/a प्लस 1/b और दूसरा मूल है, दूसरा जो मूल है वह हमारे पास दिया हुआ a इंटू बी। तो 1/a प्लस 1/b को अगर हम जोड़ते हैं तो नीचे आएगा ए बी और ऊपर क्या आएगा? a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी अगर हम इसके जगह पे मान रख देते हैं, देखो a प्लस बी के जगह पे क्या है? -1 और a इंटू बी के जगह पे -2, तो क्या ये 1/2 होगा क्या? और a इंटू बी के जगह पे हम लोग क्या मान रख सके? -2। हमें पता है समीकरण निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो सब कुछ हमारे पास यहां पर निकला हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे, क्या इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्या? तो 1/2 में से -2 करोगे, आधा में से 2 को घटाओगे तो क्या ये हमारे पास -1.5 आ जाएगा क्या? -1.5 का मतलब -3/2 और इंटू क्या आ जाएगा? ये x। अल्फा इंटू बीटा करोगे, 1/2 को -2 से आपस में गुना करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या यहां पर -1 हो जाएगा क्या? अब इस 2 का कोई काम नहीं है नीचे, 2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x -2 बराबर क्या आ गया? 0। तो दोनों मूल अलग अलग निकालने का कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी। जहां दिक्कत हो एक बार फिर से पूछना। शुरू में थोड़ा सा लगता है हार्ड, लेकिन है नहीं, सबसे आसान टॉपिक यही है, द्विघात समीकरण। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालने आना चाहिए बस। अरे ये भारी लग रहा है क्या? एक मान है a 1/a प्लस 1/b, ये बीटा जो मान है ये क्वेश्चन में बोला है, बोला ऐसा समीकरण निकालिए जिसका एक मूल 1/a प्लस 1/b हो और दूसरा मूल क्या हो? a इंटू बी हो। तो हमने कहा कि इसका जो नया समीकरण हमारा बनने वाला है उसका एक मूल हम लोग अल्फा ले लेते हैं, मान लेते हैं, और दूसरा मूल हम लोग बीटा मान लेते हैं। अल्फा जो है वो असल में किसके बराबर है? 1/a प्लस 1/b के बराबर। बीटा हमारे पास a इंटू बी के बराबर है। 1/a 1/b जब निकालोगे तो यह आएगा a प्लस बी बटे a इंटू बी। अब a प्लस बी का मतलब हो गया इस समीकरण के मूलों का योगफल। बोलो ना जी, a प्लस बी क्या हो गया? इस समीकरण के मूलों का योगफल। और a इंटू बी क्या हो गया? इस समीकरण के मूलों का। तो a प्लस बी बराबर हमारे पास आया -1 और a इंटू बी बराबर है हमारे पास -2। माइनस माइनस कट के क्या हो गया? तो एक मूल जो आया, नया समीकरण जो हमारा बनने वाला है उसका एक मूल क्या आया? 1/2। दूसरा मूल हमें निकालना a इंटू बी है। a इंटू बी यहां से लिख देंगे -2 उठा के, यानी दूसरा जो मूल आया है नया समीकरण का वो क्या आया है? -2।
हमने कहा कि लिखते हैं नया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा करोगे यानी दोनों का योगफल, 1/2 माइनस 2 का योगफल माइनस 3/2। अल्फा इंटू बीटा करोगे दोनों को गुना कर दोगे, -2 को 1/2 से गुना करोगे, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया -1। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये एक नया समीकरण आ गया। देखो आगे और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल, अगर एक मूल याद रखना, अगर एक मूल हमारे पास 1 + √3 है तो दूसरा जो मूल आएगा वह इसका कंजुगेट आएगा। कंजुगेट क्या आएगा? 1 - √3। ऐसा संख्या लोगे जिससे गुना करने पर यह एक परिमेय संख्या में बदल जाए। तो 1 + √3, 1 माइनस क्या आ जाएगा? √3। √3 प्लस अगर 1 रहता तो यहां क्या ले लेते जल्दी? √3 - 1। 1 + √2 रहता तो यहां क्या ले लेते? √3 + √2 रहता तो यहां क्या ले लेते? √3 - √2। अब देखो समीकरण का फिर से हम लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बराबर किसके? 0 के। यहां पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो √3 कट गया, क्या बचा? 2x। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो a प्लस √3, 1 माइनस √3 आपस में गुना करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3। 1 के स्क्वायर में से 3 को स्क्वायर को घटाओगे क्या आएगा? -2। अरे बोलो यही आएगा? बात खत्म, यही हो गया हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x -2 बराबर क्या आ गया? 0 के। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। इसको मल्टीप्लाई करके मतलब ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मूल निकल गया, कंजुगेट होगा हमेशा। ये दूसरा मूल निकल गया, इसको किससे गुना करें कि परिमेय संख्या में बदल जाएगा? 1 - √3 से। तो एक मूल हमारा निकला हुआ, दूसरा मूल निकल जाएगा, इसी का कंजुगेट होगा दूसरा मूल। यही तो हम समझाएं। 5, एक मूल 5 है तो दूसरा मूल निकालते। तो दूसरा मूल निकालने का कुछ और भी दिया रहेगा, देखो ना है क्वेश्चन। चले आगे जी। तो 1 + √3 आ जाएगा दूसरा मूल। अरे चले आगे, देखो 5वां सबसे आसान टॉपिक यही है और 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। क्या बोले, बात ध्यान दे रहे हो? जितना चैप्टर पढ़ा रहे हैं 1 नंबर फिक्स है सब चैप्टर से। द्विघात समीकरण से 1 क्वेश्चन फिक्स है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है, 1 क्वेश्चन फिक्स है। कल क्या पढ़ाए थे? वो तो बहुत बड़ा है, वो उसका रेंज बहुत बड़ा है, वो तो 2-3 क्वेश्चन पूछता है। बात समझे? जैसे ये जो क्वेश्चन छोटा छोटा पूछ रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, अभी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे हम लोग, 1 क्वेश्चन फिक्स। डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, 1 क्वेश्चन फिक्स। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, 1 क्वेश्चन फिक्स। देखो यहां 5वां नंबर, ये एक द्विघात समीकरण, द्विघात व्यंजक, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण के लिए पावर में क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन देखो, मूलों की प्रकृति क्या है? जल्दी बोलो, मूलों की प्रकृति क्या है? अरे अभी अभी बताए थे ना जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए के जगह पे क्या है? √3, सी के जगह पे क्या है? -√3। ये तो बड़ा हो गया ना 0 से जी, बनाने का जरूरत नहीं है। 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 3, 3 चौका 12, 12 और 36 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से बड़ा हो। अगर 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक समान, मूल वास्तविक और असमान। क्या?
इसको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, 3 चौका 12, 12 36 मिलकर के हो जाएगा 48। चले आगे, बताओ। अल्फा और बीटा के समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 बराबर 0 के मूल है। जहां अल्फा बड़ा है बीटा से, तो अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है। तो अभी अभी मूल निकालने का तरीका बताए थे। 6x² प्लस x माइनस क्या है 15, इस दोनों को आपस में गुना करो जल्दी, 15 छाके 90, यही ना होगा। इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या 10 में से 9 को घटा के लिख सकते हैं क्या? 10 9 में 90, 10 में से 9 गया 1, ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप साइन चेंज। तीसरा स्टेप क्या करोगे, कॉफिशिएंट से भाग। कॉफिशिएंट से क्या दोगे, भाग। तो एक मान जो हमारा x का आएगा, जिसको हम लोग अल्फा मानते हैं, अल्फा बीटा से बड़ा है, तो बड़ा यही दिख रहा है हमें, तो ये अल्फा का मान होगा। और ये किसका मान होगा, बीटा का मान होगा। ठीक है, तो बीटा का मान अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। और अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। क्वेश्चन पूछ रहा, बताइए अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। 3/2 माइनस माइनस 5/3, तो ये आ जाएगा नीचे में 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 9 19। आंसर क्या आ जाएगा, 19/6। चले आगे, आठवां नंबर देखो। आठवां नंबर है अल्फा और बीटा x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। फिर से 2 पार्ट में क्वेश्चन है। एक समीकरण हमारे पास दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या है, 0 के। इसका मूल दिया हुआ अल्फा बीटा और इसका मूल दिया हुआ अल्फा बीटा। बोला वैसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। हम बोलेंगे x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर किसके, 0। ठीक, इसका मूल है अल्फा बीटा और इसका मूल है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मूल वाला नया समीकरण ज्ञात करना है। तो बताओ हमें क्या सब निकालना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। कैसे निकलेगा, बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए करोगे तो क्या आएगा, 5। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्या आएगा, 3। हमारा मकसद है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना, और हमारा मकसद है अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर निकालना। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab की जगह पे क्या है, 3। तो 5 पचे 25 में से 3 दूनी 6 को घटाओगे क्या आएगा, 19। रहने दो। अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी 3 तिया 9, सब कुछ निकल चुका, यहां पर मान रख देंगे। ये आ गया x² माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, 19x, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, 9 बराबर किसके आएगा, 0 के। कौन सा आंसर हो गया?
एक दिया हुआ है, एक निकालना है। अरे समझ में आया ये? हमने क्या कहा, यहां पर ध्यान दो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 जिसके मूल है अल्फा और बीटा। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। नया समीकरण निकालने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी इस समीकरण को लिखने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इस समीकरण को लिखने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे? बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी चाहिए तो ए प्लस बी का मतलब हुआ पहले वाले समीकरण के मूलों का योगफल माइनस बी बाय ए, माइनस माइनस 5 कर दोगे प्लस 5/1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करोगे c/a 3 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 तिया 6, 19 आ गया। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ गया। मान यहां पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 35 बराबर 0 के मूल हैं। तो ये क्वेश्चन को ठीक कर लो। अल्फा का क्यूब है ये, बीटा का क्यूब है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो बताओ अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? क्यूब बोले या स्क्वायर बोले, दोनों निकाल के हम बता देते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 35 बराबर 0। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कोई समीकरण, सीधा पूछा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो क्वेश्चन ठीक है, अल्फा स्क्वायर लिख लो, यही क्वेश्चन। चलो दोनों निकाल के बता देते। और कुछ स्क्वायर में भी नहीं आता है? देखो यहां पर बोर्ड की तरफ, दोनों निकाल के बता देते हैं। जो उसमें से ऑप्शन लगे ठीक वही मार देते। बताओ दोनों निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाय ए, क्या 3/2 होगा क्या? अल्फा इंटू बीटा c/a क्या माइनस 35/2 होगा क्या? हम निकालते हैं पहले अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का क्वेश्चन रहता तो हम बोलते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए इंटू बी के जगह पे क्या है, माइनस 35/2। तो 3 तिया 9, 9 बटे क्या आ गया है 4। एक बार और ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। फायदा क्या हो गया, इसके भी नीचे में 4, इसके भी नीचे में 4, तो नीचे में आ गया है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 35 दूनी 70 दूनी 140। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वह क्या आएगा, 149/4। ऑप्शन में कहीं दिख रहा क्या? इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहां पर क्या है, असल में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस क्या है बीटा क्यूब, हम वो भी निकाल देते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बोलो जल्दी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए बी के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस 35/2 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी के जगह पे फिर क्या लिखोगे 3/2। ये हमारे पास हो गया 3 तिया 9 तिया 27/8 माइनस माइनस प्लस। एक बार ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इसके भी नीचे भी 8, इसके भी नीचे भी 8, माइनस माइनस ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस। 35 दूनी 70, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, क्या 630 आया क्या?
630 में 27 को जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा? 657/8। उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी। हाँ कर सकते हैं, नहीं आ रहा है इसे। अल्फा का मान निकाले, क्या आया? माइनस 35 दूनी 70 हो गया। आएगा? काहे नहीं आएगा? नहीं, कैसे आएगा? तरीका चेंज होने से क्वेश्चन का आंसर थोड़ी अलग आ जाएगा। मान निकाल लो, ये देखो मूल का मान निकाल करके निकालना चाह रहा, वैसे भी निकाल सकते हैं। 35 दूनी हो रहा 70, क्या -10 + 7 होगा क्या? -10 में +7 को जोड़ोगे -3 आएगा, गुना करोगे -70 आएगा। साइन कर देंगे चेंज, कॉफिशिएंट से कर देंगे डिवाइड। 5 का क्यूब करोगे, ये 5 आ गया ना, अल्फा का क्यूब 5 का क्यूब करोगे 125, 7 सते 49 सते 100, 343, 343, 343 बटे क्या आ जाएगा ये? हाँ क्या हुआ? हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 343 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। 125 अठे क्या आता है? 1000। 1000 से 343 को घटा दो, 657/2। ये हो गया उत्तर। अरे वही 8 लिख लो, भावनाओं को समझा करो भाई, थोड़ा बहुत अपने। चले आगे, देखो यहां पर 2 टू दी पावर 2x माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 16 बराबर 0 है। मूल क्या है? क्वेश्चन पूछा है मूल क्या है। यहां देखो x का मान हमें निकालना है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2x पर पावर 2 माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 16 बराबर क्या है? 0। हम यहां से इसको a मान सकते हैं क्या? a का स्क्वायर -10a प्लस 16 बराबर 0। लो निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं। a का मान निकाल लें, ये क्या है? 16, क्या -8 -2 होगा क्या? साइन कर देंगे चेंज, साइन कर दोगे चेंज तो a का मान एगो आया 8 और a का मान एगो क्या आया? 2। a हम लोग किसको माने हुए थे? 2 का पावर x को। a किसको माने हुए थे? 2 का पावर x को। और 8 को क्या लिख सकते? 2 का पावर 3। क्या x का मान 3 आएगा क्या? a किसको माने हुए थे? 2 का पावर x को, और ये 2 का पावर क्या है? 1। बेस बेस बराबर तो पावर भी बराबर। x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 1, x का मान आ गया 1, x का मान क्या आ गया? 3। चले आगे, खत्म हो गया। देखो ना, अगला शुरू हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दो तीन, चक्रवृद्धि ब्याज 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं। अरे परसों तक खत्म वो करना है, हैं? परसों नहीं, शुक्रवार तक। ब्याज की गणना 10 मासिक आधार पर करने पर x रुपया की राशि 12% प्रति वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 50,578 रुपये होती है। तो x का मान ज्ञात करें। देखो कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे आसान टॉपिक होता है, लेकिन बात पे ध्यान देना पड़ेगा तब। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है, ये तो 12 महीने के लिए ना है जी। तो 1 महीने के लिए कितना परसेंट? 1%। 1 महीने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 10 महीने के लिए। तो बताओ 10 महीने के लिए कितना परसेंट? 10 महीने।
एक वर्ष, यहां पर जो टाइम दिया हुआ ये 2.5 वर्ष है। कितना वर्ष है? 2.5 वर्ष। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 दूनी 24, 6, 30 महीना को 10-10 महीना के दर से क्या बार बोल सकते हैं? 3 को 10 महीना हो गया। कितना 10 महीना हो गया? 3। मिश्रधन हो गया है 50,578। एक्स का मान ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें। हम यहां पर रेशियो से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 1/10। एक वर्ष का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 10 से 11। 10 से 1 बढ़ेगा तो क्या होगा? 11। 3 वर्ष का जो रेशियो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? बोलोगे सर वर्ष काहे लिख रहे हैं इसको? वर्ष इसलिए लिख रहे हैं कि वर्ष ये बोला है कि 10 महीना का हम एक वर्ष मानेंगे। कितना महीना का? बैंक वाला को जब पैसा जमा करोगे ना तो वो बोलेगा हम 15 महीना को एक वर्ष मानते हैं। तुम सोचोगे हमको तो 12 महीना में पैसा मिलेगा। जैसे जाओगे फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, गए 1 लाख रुपया जमा कर दो, 7.2% रेट है, तुम्हें लगा कि 7200 रुपया हमें आज 17 सितंबर को जमा कर रहे हैं और 17 सितंबर 2025 को निकालेंगे तो 7200 रुपया ज्यादा मिलेगा। तब वो तुमको क्या समझाएगा जानते हो? हमारे यहाँ 15 महीना का एक वर्ष होता है, तो 12 महीने के बदले 3 महीना ज्यादा रख लिया, हो नहीं रख लिया। तो ये बोला कि हमारे यहाँ 10। अब जो ये तो हुआ जब हम उसको देने का बारी आया, जब उसको लेने का बारी आएगा तो बोलेगा मेरे यहाँ 10 महीना का एक वर्ष होता है। उल्टा, तो 10 महीना का एगो कंपाउंडिंग ईयर है, तो 3 को 10 महीना आ गया तो 3 को ईयर आ गया कंपाउंडिंग। बात समझ में आ रहा है? और जब भी 1 वर्ष का रिलेशन रहे और 3 वर्ष का रिलेशन निकालना हो तो हम क्यूब कर देते हैं। 10 का क्यूब, 11 का क्यूब। ये जो है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट को, मिश्रधन को। और यही क्वेश्चन में बोला है कि मिश्रधन बराबर है 50,578। 50,578 हमें निकालना है 10 का क्यूब यानी 1000। हम यहां पर 11 से काटना शुरू करेंगे। 11 से काटना शुरू करो, ये 50,578 है, बटे क्या लिखोगे? 11 गुना 11 गुना 11, और गुना किससे कर दोगे? 1000 से। 11 से काटो, बारी बारी से काटो, कोई धरफड़ी नहीं है, आराम से काटो। 11 चौका 44, 11 चौका 44। नहीं कटा क्या जी? ये कैसे हो गया? ओहो 2.5 वर्ष है, 10 महीना नहीं। नहीं देखो रुको, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपया की राशि 12% के दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 है। 11 चौका 44, ये 6 बचेगा। 11 चौका 44 बच गया 6। 11 पचे 55, 11 नवे 99, 11 अठे 88। फिर 11 से काटो, 11 चौका 44, 11 इकाई 11, 11 अठे 88। फिर 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 अठे 88। 38 को 1000 से गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा 38,000। कितना आ जाएगा उत्तर? 38,000। ऑप्शन नंबर ए। ये 10 महीना का है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा बड़ा वीडियो, लगभग 10 या 11 घंटे का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर और बेसिक से और ज़्यादा समझना है तो प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे तो महामैराथन क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट को बढ़िया से समझ लोगे और बढ़िया से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा क्वेश्चन, लगभग उसमें 130-135 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं, या ज़्यादा ही ज़्यादा है। चले आगे, अभी तक लिखिए रहिए तुम लोग। इतना में तो दिल्ली से आ जाते पैदल। देखो अगला क्वेश्चन, 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि, 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर
तिमिर को दे धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना है? देखो इस बात पे ध्यान दो, दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका हम थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं और फिर उसके बाद इसको शॉर्ट में समझाएंगे। टोटल रुपया कितना बांटा गया है? 22,100। टोटल रुपया कितना बांटा गया? 22,100। अब हुआ क्या, यहां पर दो व्यक्ति है, एक का नाम है तिमिर, एक का नाम है मोनाली, और ऐसे बांटा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो 18 वर्ष बाद मोनाली को जो मिश्रधन आएगा और 20 वर्ष बाद जो तिमिर का मिश्रधन आएगा, वो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% को क्या हम लोग 1/10 बोलते हैं क्या? और एक में अगर 1/10 को जोड़ दोगे तो क्या 11/10 हो जाएगा क्या? हम इसको पहले बेसिक से बनाते हैं। जैसे मोनाली है, मोनाली को मान के चलो m रुपया मिला, और m रुपया मोनाली को मिला है, और प्रत्येक वर्ष 11/10 11/10 11/10 11/10 लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अरे ये समझ रहे हो? ये होता है ना जी, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुना 1 + r/100 n, यही होता है। तो r के जगह पे 10 रखो, 10/100 रखो, आ जाएगा 1/10। एक में जोड़ दोगे तो आ जाएगा 11/10। n का मतलब क्या होगा? पावर n। समय, मोनाली को m रुपया मिला, मोनाली को m रुपया मिला, 11/10 हो गया। कितने वर्ष तक ऐसा ऐसा होगा? 18 वर्ष तक। तो हम बोलेंगे 11/10 11/10 11/10 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कितना वर्ष तक बढ़ेगा? 18 वर्ष तक। यानी पावर में क्या लगा दिए? 18। जबकि तिमिर को अगर t रुपया मिलता है तो तिमिर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही है। एक वर्ष में इसका 11/10 हो जाएगा। लेकिन तिमिर का कितना वर्ष के बाद? 20 वर्ष के बाद जो प्राप्त मिश्रधन होगा, दोनों क्वेश्चन में कहा जा रहा बराबर होगा। दोनों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बराबर होगा। अब मोनाली बटे इस तिमिर को 3 नीचे लिख लो। क्या बेस जब बराबर होते हैं तो पावर घट जाता है क्या? कब पावर घट जाता है? जब इसके ये नीचे आएगा, यानी डिवीजन का साइन होगा। 11/10 पर पावर 20 बटे 11/10 पर पावर 18। तो इसके बटे में अगर आ गया है तो 20 में से 18 को घटा करके क्या 11/10 पर पावर 2 लिख देंगे क्या? और 11/10 पर पावर 2 लिखोगे तो यह आएगा 121, और ये क्या आएगा? 100। यानी मोनाली को अगर m रुपया मिल रहा है तो m रुपया 121 को रिप्रेजेंट करेगा, और तिमिर को t रुपया मिल रहा है तो ये किसका कितना किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को। कुल मिलाकर के जो हमारे पास टोटल मूलधन आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो हम बोलेंगे 221, और यही 221 बराबर 22,100 की। तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 100 के। 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 100 के। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा, तो मोनाली का हिस्सा 121 को किससे गुना कर दोगे? 100 से। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 12,100। आंसर क्या आ जाएगा? 12,100। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। लिखो इसको। बुला लो सर को, बुला लो, रीजनिंग वाले सर को बुला लो। सेकेंड मेथड, ये समझ में आ गया? लिखो लिखो जल्दी से। और ये समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है ये जो हम अभी बताए हैं, क्या बताए हैं? बिल्कुल बेसिक। और इस क्वेश्चन को इससे भी ज्यादा स्पीड में बनाया जाता है, बेसिक को ही सही ढंग से समझ लिए तो। हो गया? देखो ऐसे सोचो, अगर बोल देता मोनाली का 118 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद? 118 वर्ष के बाद, और तिमिर का 120 वर्ष के बाद, तब भी 120 में से 118 घटाते तो कितना आता? तो इसका मतलब 118 120 से मतलब नहीं है, दोनों के अंतर से मतलब है, दोनों के अंतर से मतलब है। ऐसे सोच के चलो, ध्यान से देखो, ये मोनाली है और ये क्या है? तिमिर है। इसको 18 वर्ष के बाद मिलेगा, बैंक देगा, और इसको कितना वर्ष के बाद देगा? तो हमें जो मेन लेना है वो लेना है इस दोनों का अंतर। इस दोनों का अंतर कितना वर्ष है? बोलो, 2 वर्ष। अंतर कितना वर्ष है? देखो सीखना है इसको। 1 मिनट सर,
2 वर्ष का यहां पर कितना है अंतर दिया हुआ है, ध्यान से सुनने का कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 1/10। तो हम कहेंगे कि 10 से ये 1 बढ़ करके क्या होगा 11, लेकिन 2 वर्ष में 10 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यानी 100 से 121। अब यहां पर सोचना यह है कि 121 किसको दें और 100 किसको दें। बैंक वाला जिसका पैसा ज्यादा दिन रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, हम उसको क्या देंगे, और बैंक वाला जिसका पैसा कम दिन रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे। जिसका बैंक वाला ज्यादा रखा तो बढ़ा के देगा ना जी, और हम उसको अगर कम दिए हुए रहेंगे तब बढ़ेगा इधर, इधर एक को ज्यादा दिए हुए इधर कमेगा, तो दोनों जुट जुट करके सेम हो जाएगा क्या। तो यहां पर बैंक वाला 18 वर्ष तक रखा किसका पैसा मोनाली का, तो हम किसको देंगे ज्यादा, हम देंगे मोनाली को ज्यादा। मोनाली को ज्यादा देंगे 100 और 121 में किसको ज्यादा दिए मोनाली को। कम किसको देंगे हम तिमिर को, क्योंकि बैंक वाला इसका ज्यादा दिन तक पैसा रखा। बैंक वाला कितना दिन तक पैसा रखा ज्यादा दिन तक, तो जिसका बैंक वाला ज्यादा दिन तक पैसा रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, जिसका बैंक वाला ज्यादा दिन कम दिन तक पैसा रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे, और इसी रेशियो में पैसा बांटेंगे। रेशियो अगर यहां पर 2 वर्ष का रिलेशन है तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 3 वर्ष का रिलेशन रहता तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब, 21 वर्ष का रिलेशन रहता तो 10 और 11। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कोई ना कोई तो बड़ा छोटा होगा ना जी, तो बैंक वाला जिसका कम दिन पैसा रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे, बैंक वाला जिसका ज्यादा दिन पैसा रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, और इसी रेशियो में पैसा बांट देंगे। टोटल आ गया 221, 221 यूनिट बराबर 221 100 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा 100 के। तो जल्दी बताओ, हमसे पूछा जा रहा है मोनाली के द्वारा पैसा, तो 121 को किससे गुना कर देंगे 100 से, उत्तर आ गया 121। ठीक है, हाँ हाँ, दोनों का रेट सेम रहेगा तब, बिना रेट तब तो दोनों अलग अलग हो जाएगा रेट, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए सर, बाकी कल इसको हम लोग खत्म भी कर देते हैं।